हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिवॉल्यूशन डिजिटल क्लासेस। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 लेकर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का सवाल 1 और 2 देखा था। अब उसके आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। पिछले अगर लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। आज हम लोग 1.2 का बाकी सवाल 3, 4, 5, 6 करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। है ना। संख्याएं देखिए क्या है। 1 नंबर में 12, 15, 21, 2 नंबर में 17, 23, 29 और 3 नंबर में 8, 9 और 25। और एक सवाल हमने बुक से एक्स्ट्रा दिया है आपको 72, 180 और 200 सिखाने के लिए। तो इन सवालों को हम लोगों को बनाना है। पिछले सवाल में हम लोगों ने यह देखा था कि अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा किसी दो पूर्णांकों का HCF LCM कैसे निकालते हैं। अब इस सवाल में हम लोगों को अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा 3 पूर्णांकों के HCF और LCM को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहां पर। चलिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है 12, 15 और 21। तो चूंकि हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करना है, इसलिए इसमें बताया गया आपको कि सबसे पहले दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। है ना। दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्या है? 12। हमको इनका अभाज्य गुणनखंडन लिखना है। तो हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको मन है भाग देने का तो दे दीजिए बगल में। 12 में किससे दीजिएगा? 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। तो क्या आया 12 का अभाज्य गुणनखंडन? 2 गुना 2 गुना 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, 2 मर्तबा है गुना 3। उसी तरह 15 है, कोई जरूरी नहीं है उस तरह करने का। आप जान रहे हैं 15 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? तो 3 गुना 5, यानी वो करना जरूरी नहीं है। संख्या जब बड़ी होती है, आपको मालूम नहीं पड़ता है, तब करना जरूरी है, तब आप कीजिएगा ही, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं होगा। संख्या छोटी है तो आपको मालूम है कि किन किन अभाज्य संख्याओं को गुना करने से वो आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडन असल में ये हुआ, वो नहीं, वो तो हम लोग अपने सहूलियत के लिए करते हैं, है कि नहीं। तो बस 12 का भी नहीं करते, कर दिए, कोई बात नहीं है। 21 का चले आइए। 21 में क्या लिखेंगे? 3 गुना 7। है ना। 3 और 7 के अभाज्य गुणनफल के रूप में ये 21 आया। तो ये दिए गए संख्याओं का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडन। अब हमें लेना है HCF और LCM। तो देखते हैं कैसे लेंगे। तो क्लियरली बोलेंगे, इसलिए HCF बराबर। तो हमने क्या कहा था? HCF क्या होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि में? कि दिए गए अभाज्य गुणनखंडन में जो सब में कॉमन आएगा वही HCF होगा, जो सब में कॉमन हो। अगर 2 नंबर है तो दोनों में, 3 है तो तीनों में। तो फिलहाल यहां पर 3 नंबर है, तो तीनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको? देखिए 2, दूसरा में, तीसरा में नहीं है। 3, 3, 3 दिख गया तीनों में, बिल्कुल। और कुछ है कॉमन? तीनों में नहीं है। तो इसका मतलब कि इन तीनों में कॉमन 3 है, तो 3 ही इनका यहां HCF हो गया, है कि नहीं। दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन आएगा वही HCF होगा। HCF निकल गया मेरा। अब हम बात करते हैं LCM का। देखते हैं LCM क्या होगा। तो LCM पर बात करिए। LCM में क्या बोला गया है? जो सब में रहे या किसी 2 में रहे या किसी एक में रहे, उसका मैक्सिमम लिखना है। 3, 3, 3, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, हर जगह 1, 1 ही 3 है, तो मैक्सिमम वही हुआ। तो इसका मतलब मैक्सिमम इसमें 3 ही लिखेंगे, 3 का। उसके बाद जो बच गया, जैसे यहां पर 2 का स्क्वायर, इसको शामिल कीजिए। इसमें 5, इसको शामिल कीजिए। इसमें 7, इसको शामिल कीजिए। और कहीं भी कुछ बचा, किसी के नीचे डैश लगा हुआ छूट तो नहीं गया? नहीं, सारा का सारा आ गया। तो सारा का सारा आ गया, तो यही मेरा LCM हो गया। यानी मेरा क्या हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 गुना 7, 7 6 42, 420। ये मेरा हो गया क्या? LCM, है कि नहीं। ये सवाल नंबर 1 हम लोग देखे। तो कैसे देखे हम लोग? जो कॉमन होगा वो HCF, जबकि सभी गुणनफल को शामिल करके जब लिखेंगे तो वो LCM हो जाएगा। तो सवाल नंबर 1 था। अब सवाल नंबर 2 भी हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 भी आपको हम बता देते हैं इसी जगह पे। सवाल नंबर 2 क्या क्या है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 आपको इनका HCF और LCM निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप भाई? तो लिखो अभाज्य गुणनखंडन। 17
17 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंडन अकेला वो नंबर उतर जाएगा। 17 गुना 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला 23, तो 23 को बराबर 23 लिख देते हैं, 29 को बराबर 29 ही लिख देते हैं, है कि नहीं। तो अब हम बात करेंगे इसका HCF। HCF मतलब जो कॉमन होगा। देखिए इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं आपको लग रहा होगा, लेकिन जहां पर कॉमन कुछ नहीं होगा वहां पर एक होगा। क्यों? क्योंकि हर एक के गुणनफल में एक तो शामिल रहेगा ही। मतलब अभाज्य गुणनखंडन का क्या मतलब होता है, जो उसको भागा देता है, तो एक तो हर एक नंबर को भाग देगा ही, इसका मतलब इसमें एक शामिल है। जब कुछ नहीं कॉमन आएगा तो वहां एक लिखेंगे, तो हम लोग लिख देते हैं एक। ये इसका हो गया HCF। और बात करिएगा LCM का, तो LCM देखिए क्या करना है, तो 17 लिखे, जो शामिल है वो भी लिखना है, जो नहीं है वो भी लिखना है। पहला में 17, दूसरा में 23 और तीसरा में 29, सब में अलग अलग है, सबको उतार दिए, कहीं कुछ बचा नहीं बचा, बस सबको उतार दिए, वही उसका हो गया LCM। बस गुना कर लीजिए इसको। 17 तिया 51 के 1, हाथरा 5, 17 दूनी 34, 5 39, 391 हो गया। गुना करो उसमें फिर 29 से, 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हाथरा 8, 9 27 और 8 35, और 2 एकम 2, 2 9 18 के 8, 2 तिया 6 1 7, तो 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 के 11, 11,339। आराम से लिख देते हैं 11,339। ये मेरा क्या हो गया, LCM हो गया। तो इस तरह सवाल नंबर 1 और 2 आपने देखा। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सवाल नंबर 3 और 4 देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 3 को अब हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, 8 है, 9 है और 25 है। तो 8, 9 और 25 का भी हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन लिखना होगा। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। तो पहले क्या है 8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, तो बस आपको मालूम है, करने की जरूरत नहीं है। 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे 2 पे पावर 3, है कि नहीं। उसके बाद 9 के लिए आपको पता है 3 तिया 9, इसका मतलब 9 के लिए लिखेंगे 3 पर पावर 2। 25 लिखिएगा 25, 5 5 25, तो 5 का स्क्वायर, यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंडन। कोई जरूरी नहीं कि हम भाग दें। भाग कब दिया जाता है, जब नंबर बड़ा रहे, आपको गुणनफल पता नहीं रहेगा तब। तो यहां पर तो मालूम है था, तो डायरेक्ट लिख दिए। तो अब आइए लीजिए आप HCF, तो बोलिएगा, इसलिए HCF बराबर, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब एक कॉमन है, एक से हर एक नंबर में भाग लग जाएगा, इसलिए कॉमन एक हुआ, तो एक यहां HCF हुआ। और दूसरा LCM क्या है, जो कॉमन है वो, जो बच गया सब, तो सब तो बचा हुआ ही है। मतलब पहला का लिखिए 2 का क्यूब, दूसरा का लिखिए 3 का स्क्वायर, और तीसरा का लिखिए 5 का स्क्वायर। कुछ भी छूटा नहीं। जब आप सारा लिख दीजिएगा तो वही तो LCM हो गया। सारा मतलब एक तरफ से नहीं उतारना है, जो किसी 1 या 2 में मैच करेगा उसका मैक्सिमम वाला लिखेंगे, लेकिन जब कहीं मैचे नहीं करेगा तो एक तरफ से सब उतार दीजिए, वही LCM हो गया। तो ये उतार दिए हम। तो गुणनफल कर लेते हैं। 2 का क्यूब यहाँ पहले नीचे कर देते हैं, आपको सहूलियत हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 8 200, और 200 गुना 9 1800। 1800 क्या हो गया, इनका LCM हो गया। सवाल नंबर 3 भी हम लोग देख लिए। ये सवाल नंबर 3 था आपका, सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हम दिए हैं समझाने के लिहाज से। क्या क्या है सवाल नंबर 4 में, 72 है, 180 है और 200 है। इन तीनों का भी हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। तो यहाँ आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ध्यान देंगे आप। 72 का अभाज्य गुणनखंडन लिखना है, फिर 180 का लिखना है, फिर 200 का लिखना है। तो फटाफट हम इनका भाग दे देते हैं बगल में, क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा है, डायरेक्ट सोच नहीं पाएंगे। तो 72 भागा लगाइए, किससे भाग लगेगा, 2 से, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग देना है अभाज्य गुणनखंडन सोचने के लिए। छोटा नंबर था, डायरेक्ट लिखे, नंबर बड़ा है भाग दे सकते हैं, दीजिए। 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिया 9, तो क्या आया 72 का, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 गुना 3 पर पावर 2,
72 का हो गया। अब देखते हैं 180 का। 180 का भी देख लीजिए, 2 से दीजिए, 2 9 18, 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब 2 से लगेगा नहीं, तो 5 4 9 3 से लग रहा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर दीजिएगा 3 से तो 3 पचे 15, है ना। 180 का क्या आया, 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर 3 गुना 3 तो 3 का स्क्वायर, गुना 5 तो लिखेंगे 5। अगला क्या है 200, तो 200 का भी कर लेते हैं, बगल में दिखाई नहीं पड़े यहीं पर कर देते हैं। 2 एकम 2, 0 0, 2 पंचे 10, 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 पचे 25। तो 200 का क्या हो गया, 3 ठो 2 है तो 2 पर पावर 3 और गुना 5 गुना 5 तो 5 का पावर 2 लिख दिए, है कि नहीं। तो ये इन सब का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अब ध्यान से देखिए HCF क्या होगा। HCF जो इनमें कॉमन आएगा, कॉमन मतलब जो सब में रहे, सब में। तो देखिए सब में क्या है, 2 2 2 दिखा, सब में तो है, लेकिन यहाँ 3 गो, यहाँ 2 ठो, यहाँ 3 गो, तो कॉमन कितना आएगा, जितना सब दे सके। इसके पास 3 गो है, इसके पास 3 गो है, 3 गो अगर मांगेंगे तो ये दोनों तो दे देगा, इसके पास है ये नहीं है, तो मैक्सिमम कितना दे सकता है सब, तो 2 ठो 2 देगा, 2 ठो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, यानी 2 स्क्वायर कॉमन आया। कॉमन क्या आया, 2 स्क्वायर। और कुछ कॉमन है, देखिए तो 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। 3 सब में रहेगा तब कॉमन होगा। 5 इसमें है, उसमें नहीं है, तो कॉमन और कुछ नहीं है। 2 का स्क्वायर ही कॉमन हुआ, यानी 2 ठो 2 कॉमन हुआ, तो 2 दूनी 4 मेरा हो गया HCF, है कि नहीं। अब हम एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम भी बड़ा आसान, एलसीएम में कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, इसलिए ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। जो सब में या किसी 2 में या किसी 1 में दिखेगा वो सब लिखना है, बस मैक्सिमम वाला उठा उठा के लिखना है। तो सब में 2 दिखा तो मैक्सिमम क्या है, 2 क्यूब है मैक्सिमम, तो 2 क्यूब लिख दिए। अब 3 3, चाहे किसी 1 में दिखे या 2 में दिखे मतलब नहीं है, 3 का स्क्वायर इसमें नहीं है, तो मैक्सिमम 3 का स्क्वायर हुआ, वहां भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिखे। अब देखिए 5 और 5 है ना, 2 में, किसी 2 में रहे किसी 1 में रहे, बस मैक्सिमम वाला लिख देना है। तो 5 और 5 का स्क्वायर, इन दोनों में मैक्सिमम ये ठो हुआ, तो मैक्सिमम ये ठो लिख दे 5 का स्क्वायर, है कि नहीं। और कुछ बच जाता किसी में भी तो उसको भी शामिल करते, तो किसी 1 में रहेगा तो उसको लिखना है, किसी 2 में जो रहेगा उसका मैक्सिमम वाला, किसी 3 में जो रहेगा उसका भी मैक्सिमम वाला, हर एक पद का मैक्सिमम घात उठा उठा के लिख देना है, वही हो जाएगा एलसीएम। एकदम सीधी बात। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए, वहां भी बताएंगे आपको। 2 का क्यूब 8, 5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये बोलो कितना होगा। अरे कहाँ चले आए, हाँ ठीक तो है। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 25 8 200 और 9 दूनी वही 1800, इसका भी निकल गया 1800, सेम निकल के, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए। सवाल नंबर 4, संख्या थोड़ा बड़ा ले लिया हम, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो नोट करिए इसको वीडियो पॉज करके। अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है ये। सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग, क्या कहता है। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ है और उन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो यहां पर अभी तक जो हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करते थे उस तरह से एलसीएम नहीं निकालना है, बल्कि आपको एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। देखिए किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इस तरह के सवालों में कभी भी किसी 2 नंबर का HCF दिया रहे एलसीएम निकालने का है, या एलसीएम दिया रहे HCF निकालने का है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी जो आपने सवाल नंबर 2 में पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, उसी का इस्तेमाल हम लोग यहां पर करेंगे। प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, आपको याद दिला देते हैं। आपने लिखा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, है ना। ये प्रॉपर्टी हम लोग 2 नंबर में प्रूव्ड कर चुके हैं कि वाकई में 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम। अगर यहां से आपको कोई कह दे कि HCF निकालो, क्या निकालो, HCF, तो कैसे निकलेगा HCF। एलसीएम गुना में है, इस तरफ लाएंगे तो भागा में आएगा, तो एलसीएम जब भागा में आ जाएगा तो यह चीज क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 2
संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम होगा। ये बिल्कुल होगा। और उसी जगह अगर आपको एलसीएम निकालना रहे कहीं पर, तब क्या करेंगे, एचसीएफ गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में बदलेगा, यानी ये हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, ये हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग ये समझे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं। कब? जब किसी 2 नंबर का एचसीएफ दिया रहे और एलसीएम निकालने का है, या किसी 2 नंबर का एलसीएम दिया रहे का एचसीएफ का है, जो भी कहेगा इस तरह हम लोग काम करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमको 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया है, फिर उन्हीं 2 का एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे काम करेंगे, आइए। तो आप कहोगे, चूंकि बनाएंगे इस तरह से कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9, तो इसलिए एलसीएम 306,657 बराबर व्हाट निकालना है। तो अब हम यहाँ उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, यही कि 2 संख्याओं का, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहां निकालना क्या आपको, एलसीएम ना। तो देखिए एलसीएम बराबर आप क्या बोलोगे, एलसीएम बराबर आप कहोगे एचसीएफ भागा में, जो वहां बताया गया, यानी लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा, बटे एचसीएफ, है ना, बटे एचसीएफ। ये हो गया एलसीएम का फॉर्मूला। तो अब आप यहां पर कहिए, इसलिए आपको क्या चाहिए, एलसीएम 306,657 बराबर 2 संख्या का गुणनफल लेना है। किन 2 संख्या गुणनफल लेना है, जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं आप, जिसका एचसीएफ दिया हुआ है, यानी 306 और 657। तो ऊपर में लिखेंगे 306 गुना 657 बटे एचसीएफ, उन्हीं का एचसीएफ लिखना है। तो इन 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9, तो बटे में लिखेंगे 9। आप इसको भागा लगाइए, प्रत्येक से भाग में लगेगा, कहीं भी लगा दीजिए। 9 सत्ते 63 बचा 2, 9 तिया 27, 73 बार में कट गया। तो बस आराम से गुना करिए इसको 306 में 73 से। तो 306 में 73 से गुना करते हैं, 3 छक्के 18 और 3 तिया 9, 7 छक्के 42, 7 तिया 21, तो 8 2 1 3 9 4 13 के 3 1 1 2 बस 2, कितना निकला 22,338। तो लिख देंगे 22,338। यही मेरा क्या हो गया, एलसीएम। इस तरह के सवालों को ऐसे बनाना है आपको, न कि अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। अगर आपको समझ में आया है तो उसको नोट कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है ये। अब हम लोग सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह सवाल नंबर 5 है आपका। क्या कहना चाहता है ये सवाल, इस सवाल का पहले मतलब आप समझिए। मतलब ये है कि जैसे नंबर है 6 पर पावर n, 6n, और n यहाँ प्राकृत संख्या है, तो किसी भी प्राकृत संख्या के लिए क्या ये नंबर 0 पर कभी खत्म होगा, इकाई अंक पर 0 आएगा, ये पता करना है। मतलब जैसे n का मान 1 हुआ तो इसका वैल्यू 6 होगा, 2 हुआ तो 36 हुआ, 3 हुआ तो 216 हुआ, है कि नहीं, इस तरह चलेगा। तो आखिर में क्या आ रहा है, 6, है ना। तो वही पता करना है कि किसी भी मान के लिए क्या आखिर में कभी 0 आएगा। तो ऐसे तो समझ में आ रहा होगा कि n का मान कुछ भी लीजिएगा, आखिर में हमेशा 6 ही रहेगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं आएगा, कोई डिजिट नहीं आएगा, चाहे n का मान कुछ भी आ जाए। लेकिन ये ऐसे नहीं बताना है, हमको साबित करना है, हमको चेक करना है, किसी लॉजिक के साथ, किसी थ्योरी के साथ जोड़ के समझाना है। तो आइए इस सवाल को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। सोचिए, किसी भी संख्या के आखिर में 0 कब होता है, यानी कोई संख्या 0 पर समाप्त कब होती है, क्या प्रॉपर्टी उसका हो सकता है। जैसे कुछ नंबर हम लेते हैं एग्जांपल में, जैसे मान के चलिए 750 है, 350 है या 40 है, तो इन सब के आखिर में 0 है। तो 0 कैसे आया होगा आखिर में, सोचिए तो 750 का मतलब 75 गुना 10,
350 का मतलब 35 गुना 10, 40 का मतलब 4 गुना 10। यानी जब कोई नंबर 10 से गुना होगा तभी ना उसके आखिर में 0 होगा, बिल्कुल। और 10 का मतलब हुआ 2 गुना 5, 10 का मतलब 2 गुना 5, 10 का मतलब 2 गुना 5। यानी अगर हम गौर करें तो कोई भी संख्या के आखिर में अगर 0 है तो इसका मतलब उसके गुणनफल में 2 और 5 जरूर होगा। 1 2 1 5 कंपल्सरी है। 1 2 1 5 अगर गुना होकर के वो 10 बनेगा, फिर 10 से दुनिया का कोई नंबर में गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा ही, 0 पर वो समाप्त होगा ही। यही तो है प्रॉपर्टी 0 पर समाप्त होने का। कहता है कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के धनात्मक घात शामिल हों। 2 और 5 के धनात्मक घात शामिल हों, तब जाकर वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। ये प्रॉपर्टी हुआ 0 पर समाप्त होने का। तो इसी प्रॉपर्टी को आधार मान के, बेस मान के हम लोग इस सवाल को प्रूव्ड करेंगे। आइए प्रूव्ड कैसे होगा ये सवाल, जांच कैसे होगा, जरा इस पर बात करते हैं हम लोग। आइए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम इसमें यह करना है, जिस नंबर के बारे में आपको जांच करना है उस नंबर को कुछ मान लीजिए। तो आइए हम लोग मानते हैं, कहते हैं कि माना कि a बराबर 6 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n को हम लोगों ने a मान लिया। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि ये 0 पर समाप्त होगा कि नहीं? तो अभी हम प्रॉपर्टी क्या बोले उसको लिखेंगे भी अभी। यही कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 1 2 और 1 5 कम से कम रहे, मतलब 2 और 5 के धनात्मक घात शामिल रहे, तो फिर वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो इसलिए ये चेक करने के लिए कि 0 पर खत्म होगा कि नहीं होगा, इसको अभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? तो आओ, तो 6, ध्यान दीजिए, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, बिल्कुल। पावर n लिख दीजिए, पावर n अपनी जगह पे। अब इसको क्या करिएगा, 2 गुना 3 पर होल पावर n है ना, तो ये पावर n 2 का भी हुआ 3 का भी हुआ, इसको लिखेंगे 2 पे पावर n गुना 3 पर पावर n, है कि नहीं? 2 पे पावर n गुना 3 पर पावर n। n तो पावर है, यानी इसको छोटा किया है। अभाज्य संख्या क्या क्या आया, 2 और 3, तो यहां लिख दीजिए, चूंकि यहां 2 और 3 है ना, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब बोलिएगा ये बात क्यों लिखे, बताते हैं। किसी भी संख्या को जब आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तभी वो अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। इसलिए बताए कि ये 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब इस नंबर का ये अभाज्य गुणनखंडन हो गया। अभाज्य गुणनखंडन किस संख्या के रूप में है ये उसका आधार बताएगा, पावर का कोई रोल नहीं होता है। मतलब समझा देते हैं, 2 पे पावर 3 है गुना मान के चलिए, और मान के चलिए 5 पे पावर 7 है। कोई संख्या था, इसका फैक्टर आया 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 7, तो क्या इसके अंदर 3 और 7 है? बिल्कुल नहीं, वही 2 और 5 है। 2 3 बार है और 5 7 बार है तो 2 और 5 ही। पावर का कोई रोल नहीं होता है, किसके रूप में आया ये बेस तय करेगा। इसलिए पावर n रहे m रहे, बस प्राकृत संख्या रहना चाहिए, बस खेल खत्म है। और n तो है ही प्राकृत संख्या, पहले बोल दिया है। इसका मतलब मेन मामला बेस का है, तो बेस यहाँ 2 और 3 बता दिया अभाज्य संख्या है, इसका मतलब यही हो गया इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन। तो अब हम अभाज्य गुणनखंडन तो कर लिए, अब हम क्या देखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंडन में क्या क्या आया, 2 और 3, 2 और 3, तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा? क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं होगा, लेकिन इसको अभी यहीं पर बात क्लियर नहीं होगा, बात आगे सिस्टमेटिकली और पूरा लॉजिकली बोलेंगे इसको हम। तो पहले हम एक काम करते हैं कि 0 पर समाप्त होने का प्रॉपर्टी यहां लिखते हैं कि कोई 0 पर समाप्त कब होता है। तो उसको हम लिखते हैं यहां पर, कहेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कोई संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होती है, तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन में 2 तथा 5 के धनात्मक घात शामिल हों, शामिल हों।
अगर किसी को दिक्कत हो रहा है कि धनात्मक घात क्यों लिखे हैं, उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर का फैक्टर, जैसे 8 है, इसका गुणनखंडन हुआ 2 पे पावर 3। 8 का फैक्टर क्या हुआ? 2 पे पावर 3। तो इसमें 2 है, कोई बोलेगा इसमें 5 भी है। कैसे बोलेगा 5 है? तो क्या बोलेगा कि इसमें हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 0, तो बिल्कुल लिख सकता है। 5 पे पावर 0 का वैल्यू 1 हुआ, 1 से गुना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बोलेगा देखो यहाँ 2 5 दोनों है, फिर भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हमको ये बात जरूर बोलना पड़ेगा कि धनात्मक घात होना चाहिए, और 0 धनात्मक नहीं है कि नहीं? प्रॉपर्टी पूरा परफेक्ट बोलने के लिए धनात्मक वर्ड बोल दिए, है कि नहीं? धनात्मक घात रहेगा तब होगा 0 पर समाप्त। तो चलिए, ये प्रॉपर्टी हुआ 0 पर समाप्त होने का। तो अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए। अप्लाई हो रहा है। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया? 2 और 3। समाप्त होने के लिए 2 5 दोनों कंपलसरी है। 2 5 के अलावे क्या सब है? दुनिया भर का नंबर है, मतलब नहीं है। 2 5 रहना चाहिए। अगर 2 और 5 दोनों है, उसके अलावे कुछ भी रहे तो 0 पर समाप्त जरूर होगी। लेकिन 2 5 में से कोई भी एक नंबर गायब हो गया, कोई भी एक नंबर, चाहे 2 गायब हो जाए परमानेंटली या 5 गायब हो जाए, तो वो संख्या 0 पर समाप्त कभी नहीं होगी। ठीक है? तो हमने संख्या को देखा कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, तो समझ तो में आ गया, तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन क्या लॉजिक देंगे अब यहां पर? तो यहां हम लोगों को अब लिखना पड़ेगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। अब बोलिएगा ये क्यों लिख रहे हैं, समझिए। अभी फिलहाल इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 3 है, और क्लियर दिख रहा है कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन क्या पता, इसको कोई आदमी अगर किसी अलग ढंग से तोड़ेगा तो हो सकता है कि 2 3 के अलावे कहीं 5 आ जाए। कोई अलग ढंग से तोड़ने पर कोई अगर ऐसा बात बोला तो उसको क्या लॉजिक दीजिएगा आप? तो उसके लॉजिक के लिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय काम आएगा। कैसे? समझिए अच्छी तरह से। तो संख्या क्या था आपका? a बराबर आपने लाया 2 पे पावर n गुना 3 पर पावर n। तो अब ये चीज जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यहां बताएगा कि ये चीज अपने आप में अद्वितीय है। याद करिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कथन क्या था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। यानी जब किसी भाज्य संख्या को एक बार अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिख दिया आप, तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी का मतलब हुआ था अद्वितीय। तो बस संख्या था भाज्य, हमने लिखा इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो क्या ये गुणनफल बदलेगा कभी? कभी नहीं। ये बात बताएगा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो यहां हम लिख देंगे कि यह अद्वितीय है। यह क्या है? अद्वितीय है। मतलब इसको आप बदल नहीं सकते हैं। इसके गुणनखंडन में जो आया वही रहेगा हमेशा। यह बात पहले लॉजिकली बोलना तो पड़ेगा। तो इसी बात को बोलने के लिए इसका सहारा लिए हैं हम लोग। तो मतलब यह अद्वितीय है। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि a का अभाज्य गुणनखंडन, a मतलब उस नंबर को a पुकार रहे हैं, a का अभाज्य गुणनखंडन 2 और 3 के अलावा किसी अन्य संख्या के रूप में नहीं होगा। ये मतलब हुआ अद्वितीय का। बदल नहीं सकते हैं, मतलब कोई और नहीं होगा, जो आया है वही रहेगा। यह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से समझ में आया। उस नंबर के अभाज्य गुणनखंडन 2 और 3 के अलावा कोई नहीं होगा। तो चाहिए क्या हमको 0 पर समाप्त होने के लिए? 2 और 5। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। लेकिन यह सेंटेंस लिखने के बाद ही हमने कहा कि 2 और 3 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होगी। कोई अन्य नहीं होगा, इसका मतलब 5 भी नहीं होगा। 5 उसके लिए अन्य संख्या हुआ। तो इसका मतलब इसी सेंटेंस के आधार पर, इसी सेंटेंस के लॉजिक से यह बात सामने आई कि इसलिए a का अभाज्य गुणनखंडन, इसलिए a का अभाज्य गुणनखंडन 5 के रूप में नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई और होगा ही नहीं, मतलब 5 भी कभी नहीं होगा। और जब 5 भी कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता है कभी इसके अंदर, तो इसका मतलब ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि अब ये संख्या 0 पर समाप्त होने का सवाल ही नहीं है। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 5 दोनों चाहिए, और हमने यहाँ लिखा कि 2 कभी नहीं हो सकता है। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः संख्या a बराबर 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं
हो सकती है। ये बात इस तरह से लॉजिकली चेक्ड हो गया। इस तरह ही हम लोग बनाएंगे इस सवाल को। ये सवाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सिस्टमेटिकली अच्छे से आप इसको देखेंगे। अगर ये सवाल अच्छी तरह आपको समझ में आया तो पहले इसको बनाइएगा, उसके बाद एक सवाल आप अपने मन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 15⁻n के लिए, है ना। आपके लिए एक होमवर्क समझिए इसको, क्योंकि ये सवाल बहुत बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो अगर ध्यान से बच्चा समझने की कोशिश करे, लॉजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो जरूर समझ में आएगा। लॉजिक सही इस्तेमाल करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सही चीज़ है, कहीं कुछ ना छांटना है ना एक्स्ट्रा जोड़ना है। आपको वो सवाल बनाना है 15⁻n, यानी आपको जांच करना है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15⁻n यानी 15⁻n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट बनेगा, आप चाहें तो उसको बनाइएगा। ये सवाल आप नोट करिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 6 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये दोनों संख्याएं क्वेश्चन वाले के मुताबिक भाज्य है, लेकिन क्यों उसका व्याख्या करना है, डिस्क्राइब करना है। इसको कैसे डिस्क्राइब होगा तो आइए आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 15 भाज्य संख्या है तो आप कहेंगे हाँ। 6 भाज्य संख्या है, आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर वही पूछा क्यों है भाज्य तो क्या लॉजिक देंगे आप। लॉजिक मतलब किसी न किसी प्रॉपर्टी से, किसी न किसी थ्योरी से आपको कनेक्ट करना होगा उसको। अभी तक आपने इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए एक ही थ्योरी पढ़ा है, वो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो वहीं से थ्योरी निकल के सामने आएगा। क्या था थ्योरी, याद करिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी कोई अगर भाज्य होगा तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जरूर आएगा। तो 15 है तो क्या 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, बिल्कुल। तो 15 को आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा, इसलिए यह भाज्य है। उसी तरह 6 क्या लिखेंगे 2 गुना 3, अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में आ गया, इसलिए यह भाज्य है। तो कोई भी संख्या भाज्य कब होगा, जब वह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित हो जाए। उसी तरह 11 है ना, 13, क्या आप इन दोनों को भाज्य संख्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आप इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिख पाइएगा। कोई बोलेगा हम 11 गुना 1 लिख देंगे, तो ये गलत हुआ ना, क्योंकि 11 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 1 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं। उसी तरह 13 को 13 गुना 1 लिखेगा, वो भी गलत। यानी 11 और 13 को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिख पाए, इसलिए ये 11 और 13 भाज्य नहीं है, कंपोजिट नहीं है। कोई भाज्य या कंपोजिट कब होता है, जब वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आए। तो अब उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हम लोग इस सवाल को साबित करेंगे। तो देखिए कैसे होगा ये साबित। तो अब बोलिएगा सर ये तो लग रहा है गुणनफल के रूप में है, ये है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आइए थोड़ा समझते हैं सवाल को, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तब धीरे धीरे समझिए सवाल को। 2 नंबर है, दोनों के बारे में चेक करना है, डिस्क्राइब करना है। तो पहला तो नंबर को हम लोग मान लेते हैं ए, कहेंगे माना कि ए बराबर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो संख्या मेरा दिया हुआ है, तो क्या ये गुणनफल के रूप में है, बिल्कुल नहीं। यहां तक तो गुणनफल था, आगे जोड़ हो गया। तो इसलिए जब तक पूरा गुणनफल के रूप में तय नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं समझ में आएगा वो है क्या। मतलब समझाते हैं। जैसे लिखा रहेगा 2 गुना 3 जोड़ 3, लिखा रहेगा 2 गुना 3 जोड़ 5। देखिए वहां पर वो दोनों में से कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। यहां देखिए 2 तिया 6 प्लस 3 ये हुआ 9, 3 दूनी 6 प्लस 5 ये हुआ 11। यानी भाज्य भी निकला और अभाज्य भी आया। तो इसका मतलब गुणा और जोड़ के रूप में रहेगा तो वह समझ में थोड़े ना आएगा वो क्या है। जब तक पूरा गुणनफल के रूप में नहीं आएगा तब तक ये कह नहीं सकते हैं आप कि वो भाज्य है या नहीं। तो उसी बात का तो डिस्क्राइब करना है, तो पूरे गुणनफल के रूप में लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, इसको कैसे बनाइएगा। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 है, तो यहां तक एक पद हुआ पूरा और यहां तक दूसरा पद हुआ। आप जानते हैं कि पद यानी टर्म प्लस या माइनस से अलग होता है,
ये अलग अलग नहीं हुआ, यहाँ तक एक ही हुआ। तो इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी। तो 13 निकालिए कॉमन, 13 क्या निकाले? कॉमन। कॉमन लेने के बाद इंटू देंगे, 13 निकाले क्या बचा? 7 गुना 11 जोड़ 13 निकाले क्या बचा? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुना, देखो 11 सत्ते 77 जोड़ 1 उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 गुना 77 प्लस 1 78 हो गया। प्लस का मामला अब खत्म हुआ। अब देखो क्या करेंगे, 13 को लिखे गुना 78, तो ये 78 को यहाँ लिख दीजिए और आप आराम से इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए तो भागा लगेगा। ये देखिए किससे लगेगा? 2 से 2 तिया 6 दूना 18, 3 से 3 कम 3 3 तिया 9 और लगेगा नहीं। तो 78 के बदले में हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको अरेंज कर सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 मर्तबा 13 हुआ, 13 पे पावर 2 लिखे। बोलिए यहां पर क्या आ गया? पूरा गुणनफल का रूप आ गया, यानी जो संख्या था वही सॉल्व होकर के आ गया। 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13, 2 मर्तबा वहां 13 हुआ, यानी दी गई संख्या किस रूप में आया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो जब कोई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती है तो वही तो भाज्य होता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के मुताबिक। तो हम यहाँ समझ गए, हम यहाँ क्लियरली लिखेंगे कि चूंकि दी गई संख्या, जो संख्या दी गई थी, यानी ये संख्या दी गई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है ना, गुणनफल के रूप में है। जब अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में है इसका मतलब ये भाज्य है, तो बोला जाएगा इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ये आपको पहला वाला डिस्क्राइब्ड हो गया, डिस्क्राइब्ड लिख दीजिए यहाँ पर, व्याख्या हो गया। उसी तरह दूसरा भी करना है, कैसे करेंगे उसको मान लेते हैं कुछ, फिर उसी तरह से b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, यही है मेरा नंबर। इसको भी गुणनफल के रूप में लाइए। यहां तक पूरा गुणनफल के रूप में था, यहां प्लस आ गया, यही गड़बड़ कर दिया। तो इसीलिए इसको सॉल्व करिए बिल्कुल इसी टाइप से। देखिए कैसे कीजिएगा, यहां तक पूरा एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ प्लस के बाद, तो यहां भी 5 यहां भी 5, तो लेंगे 5 कॉमन, तो क्या होगा बोलिए? 7 गुना 6 गुना 5 निकल गया बाहर, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 निकाले यहाँ से, तो 5 निकाले तो क्या बचेगा? 1 है ना, 5 एकम 5 1 बचा, तो 5 लिखे। अब देखो 7 6 के 42, 4 तिया 12 दूनी 24 है ना, 7 6 के 42 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 42 में आप 24 से गुना करिए तो 24 दूनी 48 के 8, हाथ रहा 4, 24 चौके 96 और 4 कितना हो गया जी? 100 हो गया, 1008 आ गया, 1008 प्लस ये 1 बच गया। तो अब ये क्या लिखेंगे? 5 गुना 1008 प्लस 1 1009 आ गया। अब ये 5 गुना 1009, 5 गुना 1009, तो अब 5 का तो अभाज्य संख्या ही है, 1009 के बारे में सोचते हैं क्या हो सकता है। तो 1009 जैसे 78 को हम भागा दिए उसी तरह 1009 को आप भागा दीजिए। आपको मैं ये बता दूं 1009 भी अभाज्य संख्या है। आप बोलिएगा कैसे? तो भाग देकर चेक करिए। चलिए चेक करते हैं। आखिर में है 9, तो 2 से भागा नहीं लगेगा। 3 9 1 10 हुआ, नहीं लगेगा। 5 आखिर में 9 है, नहीं लगेगा। 5 का नियम मालूम है आपको? 7 से 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 2 29, नहीं लगा। 7 से 11 11 9 99, 1 बचा 19, नहीं लगा। 11 के बाद 13 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, उसके बाद 9 बचा 99, नहीं लगा 13 से भी। 13 के बाद आइए 17 17 पचे 85 बचा 15, 159, 17 9 153, 159 था तो नहीं लगा। 17 के बाद आइए 19 19 पचे 95 बचा 5, 59, नहीं लगा। 19 से 57 होता है, वहाँ 59 है। 19 के बाद आए 23 के पास, 23 चौके 92 बचा 8, 89 89 में लगता है 13 से 23 से भागा, नहीं लगेगा। 23 के बाद आए 29 के पास, 29 तिया 87, 29 तिया 87 बचा 13, 139 140 में लगता है, नहीं लगता है। अब इसके बाद किसके पास गया? 29 के बाद 31 के पास, 31 से दिए 31 तिया 93 93 और कितना बचा 7, 79 हुआ। 79 में लगेगा, 31 से भागा, नहीं लगेगा। बस 31 तक ही चेक किए हम। कहां तक चेक किए? 31 तक।
उससे आगे चेक नहीं करेंगे। बोलिए क्या सब में 31 तक चेक करना? नहीं, जो नंबर होगा वो अपने नियरेस्ट वर्ग तक चेक होगा। यानी ये 1009 किसका नियरेस्ट वर्ग है आपको याद कीजिए। जैसे मान के चलिए 30 का स्क्वायर हुआ 900, 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 32 का 1024 फाजिल हुआ उससे, मतलब 32 से पहले जितना तो अभाज्य संख्या है वहीं तक चेक होगा कोई भी नंबर। जैसे मान लीजिए आपको हम इस तरह बताते हैं 451 है, 451 है, कहां तक चेक करना है कि किस किस से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे अच्छा समझ में आएगा। तो नियरेस्ट स्क्वायर सोचना है आपको। 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, ज्यादा हुआ बस समझिए 22 से पहले तक, 22 से पहले तक जितना तो अभाज्य संख्या है उसी से भाग देकर चेक करना है। 22 से पहले तक कटा तो ठीक, नहीं तो उससे आगे कभी कटने का सवाल ही नहीं है। तो किसी भी नंबर के अभाज्य होने या न होने को चेक वहीं तक करना है। तो 1009 हम समझ गए कि ये किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो 1009 अभाज्य संख्या है और पहले से बगल में 5 तो आया, तो 5 भी अभाज्य, 1009 भी अभाज्य। तो क्या दिया गया संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आया? बिल्कुल। तो फिर वही बात लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है ना, गुणनफल के रूप में है, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। इस तरह हम लोगों ने इसको भी डिस्क्राइब कर दिया, व्याख्या कर दिया, डिस्क्राइब भी लिख देते हैं यहाँ पे। यह था आपका सवाल नंबर 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल को भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। इस चैनल से जुड़ के आपको पूरे क्लास 10th के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं पूरा सिलेबस इस चैनल पे जरूर पढ़ाऊंगा। इसलिए आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी कहिए और इस तरह से फायदा उठाइए इस चैनल का आप। सवाल नंबर 6, उसके बाद 7 नंबर देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल आपको टाइप किया हुआ है, थोड़ा लंबा सवाल था इसलिए हमने लिखा नहीं। सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, उस मैदान के चारों ओर उस पथ पे एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को उस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। यदि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यह सवाल है आपका। कैसे बनाएंगे सवाल को, आइए समझते हैं सवाल। देखिए, यह एक वृत्ताकार मैदान है, कोई मैदान है, उस पर वृत्ताकार पथ है। किसी एक जगह से सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है, जबकि उसी जगह से रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है। अगर दोनों एक ही जगह से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तो कितने समय बाद उस जगह दोबारा मिलेंगे? तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझिएगा आप, अच्छी तरह समझिए। देखिए, इस बिंदु पर से सोनिया दौड़ना शुरू करती है, तो इस बिंदु पर सोनिया कब कब पहुंचेगी? 18 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, 54 मिनट के बाद, 72 मिनट के बाद, एटसेट्रा। यानी सोनिया कब कब पहुंच रही है? जितना से 18, जितना जो संख्या 18 से कटेगा। अगर बोलेंगे सोनिया 70 मिनट बाद पहुंचेगी, नहीं। सोनिया 90 मिनट के बाद पहुंचेगी, बिल्कुल, क्योंकि 18 पंचे 90। तो सोनिया उस समय पर उस बिंदु पर पहुंची रहेगी जिस नंबर को 18 भाग देता है। उसी तरह रवि कब कब पहुंचेगा उस बिंदु पर? 12 मिनट के बाद, 24 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, 48 मिनट के बाद, एटसेट्रा चलता रहेगा। अगर बोलेंगे क्या रवि 60 मिनट बाद वहां होगा? बिल्कुल। क्या रवि 50 मिनट के बाद होगा? बिल्कुल नहीं। यानी रवि भी उस समय पर वहां होगा जितना से ये 12, जो नंबर 12 से कट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब चूंकि उस बिंदु पर दोनों को मिलना है, एक ही जगह से प्रारंभ किया उसी जगह फिर दोबारा मिलना है। यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर
जो दोनों से कट जाए, तो हमको दिख रहा होगा 36 यहां पर। 36 मिनट के बाद रवि भी वहां पर होगा और सोनिया भी वहां पर होगी। तो आखिर ये 12 और 18 का 36 से क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है? ये तो हम एग्जांपल से समझ रहे हैं ना, लेकिन हमको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा। तो 12 18 का 36 से क्या ताल्लुक है? तो 36 12 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी सबसे पहली संख्या है। और आपको याद होगा एलसीएम का प्रॉपर्टी बताया गया आपको कि दिए गए संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या जो होती है वो एलसीएम होती है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट में भाग देने वाला नंबर खोजना था, किस में भाग लगेगा। तो भाग देने वाला नंबर जब खोजना होगा तो आपको वहां पर क्या लेना है, एलसीएम। दिए गए नंबर से विभाजित होने वाली संख्या एलसीएम होती है, जबकि दिए गए संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या एचसीएफ होती है। तो यहां पर तो हमेशा भाग विभाजित होने वाला नंबर के बारे में सोचना था। तो क्लियरली हम समझे कि यहां पर इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही यहां का अभिष्ट समय रिक्वायर्ड टाइम होगा। तो ये बात हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ गए। अब इसको बनाते हैं अच्छी तरह से। तो कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे यहां पर चूंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। फिर है रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। और हमसे पूछा कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमको यह पता करना है कि कौन सा संख्या इन दोनों से कटेगा सबसे पहले। तो वो तो एलसीएम होता है, तो बस वो प्रॉपर्टी से समझे तो उसको पहले बता दीजिए। यहां कहिएगा कि स्पष्ट है कि अभिष्ट समय, अभिष्ट मतलब जो समय का हमको जरूरत था, जो समय हम खोज रहे थे, अभिष्ट समय रिक्वायर्ड टाइम है ना। अभिष्ट समय दिए गए समय का क्या होगा, एलसीएम। क्यों, इनसे विभाजित होने वाला नंबर खोजना है, इसलिए दिए गए समय का एलसीएम होगा, ये बता दिए। अब जब एलसीएम होगा तो एलसीएम निकालिए। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो 18 लीजिए, 18 का तो फैक्टर चाहे तो करिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 18 और 3 3 9, क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 पर पावर 2। उसी तरह 12 का भाग नहीं हो दीजिएगा, काम चल जाएगा। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, क्या आया, 2 पे पावर 2 और एगो 3। तो इसलिए एलसीएम क्या होगा, सिर्फ एलसीएम ही ना लेना हमको। यहाँ पे एलसीएम में क्या बोले हैं, जो मैच करेगा उसका मैक्सिमम। मैच किया 2 2, तो इसका मैक्सिमम हो गया 2 का स्क्वायर। 3 3 मैक्सिमम हो गया 3 का स्क्वायर। और कुछ बचेगा तो उसको गुना कर देना। बचा कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौके कितना हुआ, 36। वो तो निकलना ही था, पहले ही मालूम पड़ गया था हमको, लेकिन बाय प्रोसेस बनाना था इसलिए यहाँ तक गए। तो एलसीएम क्या निकला, 36। इसका मतलब दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेगा। तो लिखेंगे अतः दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह से सवाल नंबर हम लोगों ने कौन सा देखा, सवाल नंबर 7। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, सवाल समझ में आए, क्लास अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।